दोस्तों, फिर से स्वागत है एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज अपन लेके आए हैं क्लास, वो है शुष्क खेती। और शुष्क खेती है वो अति आवश्यक है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान में है पहले से ही पानी की कमी रहती है और वर्षा कम होती है, जिसके कारण से अपने को इस खेती को अपनाना पड़ता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया है। इसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि राजस्थान के जिस एरिया में जेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का एरिया है वो मैक्सिमम क्या है, शुष्क खेती के अंडर ही आता है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं भारत के एरिया की, तो भारत में यदि जितना भी प्रोडक्शन होता है किसी भी फसल का, या जितना ओवरऑल उत्पादन होता है, उस ओवरऑल उत्पादन में नियर अबाउट है वो 40% है वो शुष्क खेती का ही कंट्रीब्यूशन रहता है, शुष्क खेती का ही योगदान रहता है। इसलिए अपने को शुष्क खेती पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और शुष्क खेती में कौन कौन सी विधियां अपनाई जाए, शुष्क खेती क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। आओ पहले लिखते हैं अपन शुष्क खेती। शुष्क खेती, शुष्क खेती को ड्राई फार्मिंग कहते हैं। अब अपन यदि परिभाषा की बात करें कि कैसे डिफाइन करें कि शुष्क खेती क्या है, यदि अपन नॉर्मली अपन परिभाषित करना चाहे या सिंपली भाषा में अपन परिभाषित करना चाहे, पहले जो वीडियो था उसमें आपको बताया गया था कि वर्षा है वो वर्षा का दिन किसे कहते हैं, है ना, और कृषि वर्षा का दिन कौन सा होता है। तो उसमें वर्षा की जो कैटेगरी थी, मेजरमेंट था, वो mm में था। तो इसी प्रकार है वो शुष्क खेती है, वो क्लासिफाई करने के लिए वह क्षेत्र जिसमें यदि वर्षा या फिर साधारणतः शुष्क खेती है वो वर्षा पर आधारित रहती है, तो वर्षा है वो 750 से कम mm होती है, तो उस एरिया में अपन जो भी खेती करते हैं उसको शुष्क खेती कहते हैं। तो शुष्क खेती की परिभाषा की अपन बात करते हैं, तो परिभाषा में क्या है कि वह एरिया जिसमें 750 mm से कम वर्षा का होना, कहने का मतलब यह है कि 750 mm से या 75 सेंटीमीटर से यदि वर्षा कम हो रही है तो वह एरिया शुष्क खेती के अंतर्गत आता है, वह एरिया ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है। अब अपन बात करते हैं शुष्क खेती के प्रकारों की, कि शुष्क खेती के कौन कौन से प्रकार है। तो शुष्क खेती के 3 प्रकार है। एक तो है ड्राई फार्मिंग, है ना, ये शुष्क खेती है एक तरह की। एक है ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई और लैंड फार्मिंग, और एक है रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। तो इस प्रकार है वो शुष्क खेती के 3 प्रकार है। 3 प्रकार से शुष्क खेती को कैटेगराइज किया गया है। उसमें पहला है ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राई लैंड फार्मिंग और तीसरा है रेन फेड फार्मिंग। रेन का मतलब वर्षा है ना। तो वह जो फार्मिंग वह एरिया जिसमें वर्षा पर आधारित हो और वर्षा ज्यादा होती हो और उस पे ही खेती अधिकतर होती हो, वर्षा से ही, तो और वर्षा ज्यादा होती हो, वो एरिया रेन फेड होता है। और ड्राई फार्मिंग का मतलब जो शुष्क खेती है ये जहां बिल्कुल भी या बिल्कुल कम पानी में भी खेती की जा सके, वह एरिया। अब इसकी बात करते हैं कि कौन सा एरिया जो ड्राई फार्मिंग में आता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में आता है और रेन फेड फार्मिंग में आता है। यदि वर्षा है वो ओवरऑल वर्षा देखी जाए, यदि 750 mm से कम वर्षा वाला एरिया है, 750 mm से कम जो क्षेत्र है वो किस में आता है, ड्राई फार्मिंग वाले एरिया में आता है। अब अपन बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग की। वह एरिया जिसमें 750 से लेके 1150 mm के बीच वर्षा होती है, वर्षा के बीच जो वर्षा का क्षेत्र होता है वो ड्राई लैंड फार्मिंग में आता है। अब अपन इसके अलावा रेन फेड फार्मिंग की बात करते हैं, तो रेन फेड फार्मिंग में मोर देन 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो इस प्रकार है, इनको 3 को क्लासिफाई किया गया है। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन है वो यहाँ से ये निकलता है कि ड्राई फार्मिंग में से है वो कितने mm या ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं। तो ऑप्शन आएंगे आपको 750 से 1150 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी।
तो आपको इतना ध्यान रखना है इनका, आपको ये जो वर्षा का क्षेत्र है या वर्षा कितनी होती है उसके हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो रेनफेड फार्मिंग होती है इसमें कितने mm है वो वर्षा होती है। आपको ये इंग्लिश वाले जो टर्म है इन पे ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि आपका जो पेपर होता है बोर्ड का पेपर होता है उसमें हिंदी है उसको ज्यादा वरीयता दी जाती है, लेकिन जो जेट का पेपर है उसमें यदि कोई भी हिंदी की मिस्टेक होती है तो उसको न मान करके और इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इंग्लिश का जो टर्म दिया हुआ है यदि वह सही है तो उसके अकॉर्डिंग उस आंसर माना जाएगा, यदि वह उसमें कोई मिस्टेक है तो वो क्वेश्चन डिलीट या जो भी कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। हिंदी में यदि कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, इसीलिए आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उनको भी पढ़ना जरूरी है। अब इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं पहले ड्राई फार्मिंग की। तो ड्राई फार्मिंग है वो कौन सा एरिया होता है जिसमें 750 से कम वर्षा होती है, जैसे अपने वाला एरिया है ये ड्राई फार्मिंग में है एक तरह का। अब अपन ये करें कि ड्राई फार्मिंग में कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, कहने का मतलब कितने दिन की फसलें ले सकते हैं। ड्राई फार्मिंग में क्या है कि वर्षा का जो ड्यूरेशन होता है अवधि है वो भी कम होती है, वर्षा भी कम होती है। तो अपने को किस प्रकार से या अपने को कौन कौन से फसल ले कि वो इतने दिनों में पूर्ण है मेच्योर हो जाए, परिपक्व अवधि हो उसकी है, वो ड्यूरेशन है वो इतना ही रहे। तो इसकी अपन बात करते हैं। देखो 750, ठीक है। अब इसमें से एक जीरो हटा दे तो कितने हैं 75। तो 75 दिन में पकने वाली फसलें। तो ड्राई फार्मिंग में कौन कौन सी फसलें लेते हैं जो 75 दिन में प्रिपेयर होके तैयार हो जाती है डियर। अब अपने को इतना ध्यान रखना है कि 75 दिन में तैयार होने वाली फसलें कौन कौन सी है ना। उसके एग्जांपल यदि अपन दलहनी की बात करते हैं, आपने यदि दलहनी कभी बोई है जैसे मूंग मोठ है ना, इस प्रकार से यदि दलहनी का उपयोग किया है तो जितनी भी दलहनी है सभी दलहनी है उसका पकने की अवधि या फसल अवधि है पकने की वो नियर अबाउट है 75 से 80 दिन के आसपास ही होती है। तो सामान्यतः इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, सभी दलहनी फसलें। तो सभी दलहनी फसलें हैं वो अपने ड्राई फार्मिंग में काम में ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, इसलिए इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और थोड़े पानी में भी सर्वाइव करके और पक करके तैयार हो जाती है। यदि अपन इसके अलावा अपन बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग की, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में कितने दिन है वो वाली फसलें चाहिए होती है। तो इसमें क्या है कि 750 जो 75 का बना है और इसके अलावा 115 माने तो ठीक है, लेकिन 140 दिनों में पकने वाली फसलें। तो इस प्रकार से जो अधिक जो ड्यूरेशन लेती है या अधिक टाइम लेती है उन फसलों को अपने को यूज करना चाहिए किसमें, ड्राई लैंड फार्मिंग में, क्योंकि उसमें वर्षा भी इतनी होती है। अब यदि इसके अलावा अपन बात करते हैं रेनफेड फार्मिंग, तो रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है कि जो 140 दिन से अधिक समय में पकने वाली फसलें, जो 140 दिन से अधिक समय में यदि पकने वाली फसलें होती है तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, रेनफेड फार्मिंग में। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सा एरिया ड्राई फार्मिंग में और ड्राई लैंड फार्मिंग में कौन सा है और रेनफेड फार्मिंग में कौन सा है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि ड्राई फार्मिंग के सिद्धांत, शुष्क खेती के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में अपन करते हैं चर्चा कि शुष्क खेती पढ़ रहे हैं और इसके कौन कौन से सिद्धांत है। शुष्क खेती के सिद्धांत है ना। इसमें पहला है नमी का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्चर है ना। तो नमी का सिद्धांत है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। देखो आपको इतना याद रखना है कि ये चीजें है ना जो नमी का सिद्धांत, ये इनको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको एक पॉइंट ध्यान में रखने और ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी से कोई मतलब नहीं है। नमी का सिद्धांत का मतलब ये है
कि अपने को यदि शुष्क खेती करनी है तो अपने को ऐसी चीज का प्रयोग करे, इस प्रकार की चीजों का यूज करे, इस प्रकार की फ्लोइंग क्रिया करे ताकि मॉइस्चर है उसका कंजर्वेशन हो सके, जो नमी है वो अंदर की अंदर है संरक्षित हो सके और अपन उस पे कोई भी फार्मिंग कर सकते हैं या ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नमी के सिद्धांत में। यदि अपन क्या करते हैं, कोई भी कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हैं, कार्बनिक खाद का मतलब जैसे है गोबर की खाद है, कंपोस्ट है ना, या इसके अलावा जैसे केचुए की खाद है, तो इस प्रकार की जो खादें होती है वो कार्बनिक खादें होती है और वो किसी दूसरे जैसे एनिमल वगैरह इन सोर्स से प्राप्त होती है। और जो यदि अपन कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो कार्बनिक खाद का प्रयोग करने से क्या होगा कि जो मृदा की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, मृदा संरचना, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ेगी साथ साथ। अब जल धारण क्षमता बढ़ने से क्या होगा, जल है वो मृदा कणों के आसपास रहेगा। जल मृदा कणों के आसपास होने से होगा क्या कि जो अपन ने जो फसल बोई है वो फसल है इजीली है, आसानी से है फसल, वो नमी ले लेगी और या फिर जल अवशोषित कर लेगी और अपना सर्वाइवेलेंस या वो आसानी से जीवित रह जाएगी और अपना जो जीवन काल है वो पूर्ण कर लेगी। यदि अपन बात करते हैं कि FIM है वो कितना डाले, है ना, FIM है वो 8 से 10 टन है ना प्रति हेक्टेयर है, वो 3 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में है वो कम से कम है वो एक बार है 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर यूज करना चाहिए। यदि सामान्यतः आपके क्वेश्चन ये आता है कि खाद्यान्न फसलों के लिए या फिर सामान्य फसलों के लिए कितना FIM की जरूरत होती है, तो 8 से 10 टन के आसपास है, नियर अबाउट कोई 10 से 12 टन भी है, तो ये 10 के आसपास है FIM को यूज करते हैं। ये 3 साल बाद में फिर इसको पुटअप करना पड़ता है। होता क्या है कि अपन कोई भी FIM है वो मृदा में दे देते हैं, गोबर की खाद, FIM का मतलब है गोबर की खाद है ना, FIM फार्म यार्ड मैन्योर है ना, फार्म यार्ड मैन्योर है ना, तो इसको बोलते हैं गोबर की खाद। इसका यदि अपन प्रयोग करते हैं तो इससे होता क्या है कि जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर होता है जो पहली साल अपने यूज किया है, यूज करने के बाद में जो पहली साल होती है उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन है ना उसकी आधी मात्रा और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की नियर अबाउट 30% मात्रा और पी और के की 50% मात्रा है पहले साल ही कंज्यूम हो जाती है, पहले साल ही यूटिलाइज हो जाती है। अब दूसरे साल क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरे साल होता है और फिर तीसरे साल उसका पूरा अवशेष डिकम्पोज होकर के पौधों को पौधों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में फिर अपने को FIM का यूज करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि यदि जो भी फसलें होती है जैसे मान लो कि फलवृक्ष वगैरह होते हैं तो उनके लिए क्या है FIM है प्रति हेक्टेयर ज्यादा चाहिए होता है। सब्जियां कर रहे हैं तो उनके लिए नियर अबाउट है इससे डबल होता है, मतलब जो 10 से 12 टन है तो नियर अबाउट 20 से 25 टन पर हेक्टेयर है वो FIM है वो सब्जियों के लिए या फल उत्पादन के लिए या फल वृक्षों के लिए इतना FIM की रिक्वायरमेंट होती है। सामान्य फसलों के लिए सफिशिएंट है 8 से 10 और 10 से 12 भी। यदि अपन दलहनी की बात करते हैं तो दलहनी फसलों के लिए 6 से 8 टन है FIM पर हेक्टेयर सफिशिएंट है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो खुद ही क्या है एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, जैव उर्वरक का काम करती है, तो उसमें खुद में ही उर्वरक की ऐसी पावर अपने आप डेवलप होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। तो ये नमी का सिद्धांत समझ में आ गया होगा, मतलब कार्बनिक खादों का उपयोग करके और अपन शुष्क खेती कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो क्वेश्चन है वो इस प्रकार बनते हैं, निम्न में से शुष्क खेती के सिद्धांत कौन सा है या कौन कौन से, तो उपरोक्त सभी ज्यादातर संभावना इसकी ये रहती है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि नमी के सिद्धांत में निम्न में से या नमी संरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं या निम्न में से कौन से उपाय है, तो इसमें ऑप्शन आएगा कार्बनिक खादों का प्रयोग करके, है ना, और जो गर्मियों की गहरी जुताई करके, मल्चिंग करके या उपरोक्त सभी, तो उसमें क्या आएगा उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार ऑप्शन ये भी आ सकता है कि निम्न में से वह कौन सा बिंदु है या निम्न में से वह कौन सा पॉइंट है
जिसमें नमी का सिद्धांत है वो यूज नहीं आता, जैसे उर्वरक है, तो उर्वरक में इस प्रकार का सिद्धांत काम में नहीं आता, क्योंकि उर्वरक का प्रयोग करने पे वो खुद ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उस वाटर का ज्यादा यूटिलाइजेशन करता है और वो सेव नहीं रखता वाटर को, है ना। तो इस प्रकार नमी का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब नमी के सिद्धांत में क्या है, जैसे दूसरा है मल्चिंग, है ना, मल्चिंग, या इसके अलावा अपन बोल सकते हैं मल्चिंग करके, है ना, मल्चिंग करके, इसको पलवार भी करते हैं, है ना। अब अपने को आजकल क्या है, इसका ज्यादा यूज किया जा रहा है। मल्चिंग साधारणतः आपने देखी होगी, मल्चिंग है वो 3-4 प्रकार की होती है ना। एक तो स्ट्रा मल्चिंग होती है, स्टूबल मल्चिंग होती है, प्लास्टिक मल्चिंग होती है ना। 3 प्रकार है, जैसे स्ट्रा मल्चिंग, है ना, स्टूबल मल्चिंग और इसके अलावा प्लास्टिक मल्चिंग। अब इनमें क्या होता है, स्ट्रा मल्चिंग में तो क्या होता है, जैसे चारा वगैरह, है ना। स्टूबल में क्या होता है, ठूंठ, और प्लास्टिक में प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, पॉलीथीन, ठीक है। जैसे स्ट्रा, ये मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग क्या होता है कि जो मृदा की सतह है या सरफेस है, मृदा की सतह को है वो इस प्रकार ढकना, या मृदा की सतह को पशु अवशेष से या किसी भी प्रकार से इस प्रकार ढकना कि जो नमी का संरक्षण ज्यादा से ज्यादा रहे और वाष्पीकरण ना हो और जो है नमी संरक्षण बनाए हुए रखे। तो इसमें जैसे स्ट्रा मल्चिंग अपन क्या करते हैं कि जो खेत है, नियर बाय क्वेश्चन यहाँ से भी एक पुटअप हो सकता है कि वह कि कितना % है वो स्ट्रा है या कितना % है वो चारा है या कूड़ा करकट है वो पिछली फसल का रह जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि इस बार मैंने बाजरा बोया, बाजरे की कटाई की है, कटाई करने के बाद मैंने पूरा बाजरा हार्वेस्टिंग कर लिया और उसको थ्रेशिंग करके और सीड और चारा अलग ले लिया मैंने। लेकिन अब क्या है, जमीन के ऊपर है वो कुछ बाजरे का कुछ अवशेष है, टुकड़े हैं, ठूंठ है या पत्तियां हैं सूख करके गिर गई, तो कितनी % गिरती है, तो यदि अपन बात करते हैं तो नियर अबाउट है वो 30% है वो जो पिछली फसल है, पिछली फसल के अवशेष रह जाते हैं। तो पिछली फसल के जो भी कितना % अवशेष रह जाते हैं, 30% अवशेष है वो अपनी जमीन पे सतह पर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि वो अवशेष पड़े या फिर अपन ने कोई चारा है वो ज्यादा, या अपने राजस्थान में कई बार ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के लिए निम्न में से उपयोगी है कंपोनेंट है या उपयोगी भाग है, तो आपका आ सकता है कि दाना है, दूसरा है चारा है, उपरोक्त दोनों है ना, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको करना है ए और बी दोनों। या ऐसा आ सकता है कि राजस्थान में निम्न में से किस उद्देश्य से फसल की बुआई की जाती है, तो चारे पे ज्यादा जोर दिया जाता है राजस्थान में। यदि पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो वहां चारे का यूज ना करके और वहां बिजनेस के फॉर्म में है प्रोडक्शन पे या फिर ग्रेन पे ज्यादा जोर देते हैं। तो अपने जो राजस्थान में पशुपालन करने के उद्देश्य से चारे पे मेन फोकस रहता है, जबकि अदर जो स्टेट है उनमें ऐसी सिचुएशन नहीं रहती। तो चारा है वो अपने एरिया में तो क्या है कि नहीं डालते, लेकिन कई एरिया में वो चारा है वो ऐसे ही मृदा सतह पे रहता है, वो भी किसका काम करता है, नमी संरक्षण का काम करता है, जिससे अपन शुष्क खेती कर लेते हैं। दूसरा बात करते हैं स्टूबल मल्चिंग। तो स्टूबल मल्चिंग में क्या होता है कि जो ठूंठ है अपने काटने के बाद है वो जमीन में टूट रह गई। अब जमीन में जो ठूंठ रह गए वो क्या है कि कई दिनों बाद में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ गल करके और वो खाद बनाएंगे और उस खाद का प्रयोग है वो पौधे करेंगे और नमी भी वो अपने आप में संरक्षित रखेंगे, है ना। और तीसरा है वो है प्लास्टिक मल्चिंग। प्लास्टिक मल्चिंग में क्या होता है कि जैसे अपना खेत है, ये खेत है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि बेड बनाइए या बेड न बनाइए, तो इस पे क्या है कि प्लास्टिक है वो इस प्रकार है वो सीट बिछा देते हैं। प्लास्टिक सीट बिछाने से जो वाष्पीकरण होने वाला है वो वाष्पीकरण बाहर की वातावरण में ना हो करके और इस जगह क्या है सुरक्षित रह करके और नमी का संरक्षण करता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा सामान्यतः जो सब्जियां करते हैं तो इस प्रकार की प्लास्टिक है वो लगाई जाती है ना, ताकि उससे क्या होता है, इसके कई फायदे हैं। यदि मल्चिंग की अपन बात करें कि मल्चिंग के उद्देश्य है ना और मल्चिंग के लाभ, तो मल्चिंग के उद्देश्य की बात करते हैं अपन, है ना।
उद्देश्य में क्या होता है, नमी संरक्षण, है ना, नमी संरक्षण। दूसरा है खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। तीसरा है जो नमी संरक्षण हो गया, और दूसरा है खरपतवार नियंत्रण हो गया। और इसके अलावा जो मल्चिंग है उसका प्रयोग अपन करते हैं किसके लिए, जो खाद व उर्वरक के बचाव के लिए। जैसे अपन ने डीनाइट्रिफिकेशन का नाम सुना होगा, है ना, जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो वातावरण में होता है ना, उस डीनाइट्रिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए अपन मल्चिंग कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है ना। इसके अलावा क्या होता है कि पलवार है वो और किस उद्देश्य से की जाती है, एक क्या है कि मृदा ताप बनाए रखने के लिए, मृदा ताप बनाए रखने के लिए। इसके अलावा क्या करते हैं कि मृदा संरचना में बढ़ोतरी। तो इस प्रकार ये मल्चिंग के उद्देश्य हैं, और मल्चिंग के लाभ भी मान लो इसको, है ना, ये उद्देश्य और लाभ दोनों ही है ना। इस प्रकार ये मल्चिंग समझ में आ गएगा शुष्क खेती के सिद्धांत में। अब अपन बात करते हैं वाष्प उत्सर्जन में कमी करके, है ना, या वाष्पीकरण में कमी करके। तीसरा है वाष्प उत्सर्जन में कमी करके। वाष्प उत्सर्जन में कमी कैसे करी? वाष्प उत्सर्जन सामान्यतः होता है किससे, पौधे के कौन से भाग से होता है, पौधे के सामान्यतः पत्तियों से होता है। और पत्तियों में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, और उन रंध्रों से पानी है वो वाष्प के रूप में वातावरण में निकलता है ना। तो इस प्रकार यदि अपन क्या करें कि रंध्रों को किसी भी प्रकार से कोई भी रसायन का प्रयोग करके उन रंध्रों को अपन क्या है क्लोज कर देते हैं या रंध्रों को बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि पानी का लॉस नहीं होगा, और लॉस नहीं होने से नमी का संरक्षण बनाए रखेगा। और इसके अलावा जो फसल अपने जो 50 दिन में पूर्ण होने वाली है वो 60 दिन तक आसानी से चलेगी और वो उत्पादन भी अच्छा देगी। तो वाष्प उत्सर्जन में कमी करके, तो वाष्प उत्सर्जन में कमी करने के 3-4 प्रकार है। पहले अपन बात करते हैं रंध्रों को बंद करके, है ना, रंध्रों को बंद करके, है ना। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होते हैं। ये क्या होते हैं कि इस प्रकार के रसायन है, जैसे मान लो ये लीव्स है, तो इस लीव्स पे स्टोमेटा है, तो इनको क्या करेंगे, ये रसायन है ये क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये बंद करने से क्या होगा कि जो पानी का जो लॉस होना है वाष्प के रूप में जो जल की हानि होनी है वो नहीं होगी, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्वेश्चन है वो बहुत बार पुट अप हुआ है कि रंध्रों को बंद करने का वाला टाइप है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के एग्जाम्पल कौन से हैं, और इसके अलावा जैसे मान लो रिफ्लेक्टिंग टाइप के प्रकाश परावर्तित के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो इस प्रकार इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप्स, है ना। एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इनको, जो वाष्प उत्सर्जन को रोकने का काम करते हैं। क्लोजिंग टाइप में जिसमें है एट्राजीन है, CO2 है, PMA है, पॉलीमर्क्यूरिक एसीटेट, है ना। तो इस प्रकार के जो केमिकल है इनका यदि अपन यूज करते हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरा है परत। देखो ये समझ में आ गया होगा, है ना, ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, एट्राजीन है, CO2 है, PMA है ना, पॉलीमर्क्यूरिक एसीटेट है। तो इस प्रकार के रसायन का यदि अपन छिड़काव करेंगे तो होगा क्या कि जो रंध्र है बंद हो जाएंगे और पानी का लॉस है कम होगा, तो उस शुष्क एरिया में आसानी से फसल हो पाएगी। अब परत बनाने वाले रसायन, परत बनाने वाले रसायन, है ना। परत बनाने वाले रसायन है जैसे है तेल है ना, वैक्स है, मोबिलीफ है, तो इस प्रकार के जो रसायन है ये क्या करते हैं कि जैसे ये लीफ है तो इसके ऊपर परत के रूप में क्या है ये रसायन है ये चिपक जाएंगे।
जैसे मान लो कि यदि अपन वाष्पोत्सर्जन का कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि अपन पत्ती के ऊपर तेल लगा देते हैं और उसको प्रकाश में रखते हैं तो वो, और एक सामान्य पत्ती है वो भी प्रकाश में रखते हैं, तो जो तेल लगाई हुई पत्ती है वो कम मुरझाती है या मुरझाती नहीं है, और जो सामान्य है वो मुरझाती रहती है, क्योंकि उनमें पानी का लॉस हो जाता है। और जो अपन यदि तेल का यूज किए हुए जो पत्ती थी तो उससे पानी का नुकसान नहीं होता है और पत्ती एज इट इज बनी रहती है। तो इस प्रकार यदि वैक्स है, तेल है, मोबिलीफ है, इनका प्रयोग करके अपन क्या करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है प्रकाश परावर्तित रसायन, इसको बोलते हैं जो ये तो हो गया स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ये हो गया जो लेयरिंग टाइप, और इसके अलावा है प्रकाश परावर्तित रसायन। देखो प्रकाश परावर्तित रसायन है वो कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि सूर्य की किरणें हैं और इसकी जो किरणें हैं वो इसके ऊपर पत्ती के ऊपर गिर रही है, तो इसमें क्या होगा कि ये इस प्रकार के रसायन है इसके यहाँ पे टक्कर खा करके और इस पे यदि अपन ने स्प्रे किया है तो वापस परावर्तित हो जाएंगी, है ना। जो किरणें हैं वो वापस परावर्तित हो जाएगी और किरणें परावर्तित होने से पत्ती का तापमान नहीं बढ़ेगा, और तापमान नहीं बढ़ने से क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन दर है वो भी घट जाएगी। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे केओलिन है, है ना, इसका 5% काम में लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केओलिन का एग्जांपल पूछा जाता है। इनमें से प्रकाश परावर्तित रसायन है ना। यह लाइट जो रिफ्लेक्टिंग है वो जो केमिकल है वो कौन कौन से। इसके अलावा है वो है तीसरा है वर्दी अवरोधक, है ना, ग्रोथ रिटार्डेंट बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे इनका नेचर होता क्या है कि जो रूट वाला पार्ट है इसकी तो क्या करते हैं ये ग्रोथ करते हैं, है ना, ताकि वो नीचे से क्या है कि ये जल का अवशोषण कर ले, और जो लीफ वाले पार्ट है इसको क्या कर देते हैं ये छोटा कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, स्टेम को, और ताकि ये क्या है कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसका आकार है वो ऊपर से छोटा कर देते हैं और रूट का आकार है वो बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के रसायन वर्दी अवरोधक रसायन होते हैं। इसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल है साइकोसील, है ना। इसको ट्रिपल सी भी बोलते हैं, सी, है ना, ट्रिपल सी, है ना। इस प्रकार के रसायन है जो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के काम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, सभी एग्जाम्पल ही है, और ये एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को आपको याद करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं फसलों का चुनाव और किस्मों का चुनाव। नमी संरक्षण के सिद्धांत में है ये सब कुछ। तो बेटा ये समझ में आ रहा होगा आपके, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। ये इस प्रकार के आपको जो मेन चीज बता रही है वैसे है शुष्क खेती में है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इसी में ही है। वो आपको मेन चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में रिपीट हुई है या आने की संभावनाएं हैं, उसको ही बताया जा रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं फसलों का चुनाव, वह किस्मों का चुनाव। देखो होता क्या है कि कौन सी फसल है वो ड्राई फार्मिंग के लिए उपयुक्त है, ठीक। आपने को इतना ध्यान रखना है, तो दलहनी फसलें साधारणतः सभी है वो ड्राई फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा उनमें भी कौन सी किस्में हैं जो केवल शुष्क खेती के लिए उपयोगी है, तो उन किस्मों की ज्यादा न डिटेल दे करके आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब इसके अलावा है इसमें एक चीज और है, वो आती है बीज दर, है ना, बीज दर, सीड रेट। तो यदि अपन बात करते हैं बीज दर की, तो बीज दर क्या है कि शुष्क खेती में कितनी रखी जाती है। जैसे मान लो कि अपने क्या है कि बीज दर है वो 100 किलोग्राम है, ठीक है, 100 किलोग्राम सामान्य बीज दर है, ठीक है। अब इस जो शुष्क खेती वाले में एरिया में अपने को फसल करनी है यही, तो अपने को क्या करना है कि ये इसको क्या करना है 120 से 125 किलोग्राम है प्रति हेक्टेयर अपने को ये बीज काम में लेना होगा। इसका मतलब ये है कि जो शुष्क खेती में बीज दर 20 से 25%
अधिक रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। ठीक है, तो बीज दर क्या है कि 20 से 25% है वो अधिक रखी जाती है। यदि एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उसमें 10 से 15% ही है, उसको भी ध्यान में रखना। ऑप्शन वो भी आए तो वो भी सही है। अब इसके अलावा क्या है कि ये एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं, जैसे मान लो ये खेत है और इस पे ड्राई फार्मिंग पे इस खेत पे अपन कर रहे हैं जो भी कुछ, मान लो ये अपने सीड लगाया है। अब ये सीड क्या अपने एक्स्ट्रा लगाया है, एक्स्ट्रा लगाया कि अपने को क्या है कि जैसे 20 किलो और 25 किलो है वो एक्स्ट्रा डाला है। अब क्या है कि जैसे बारिश हुई है तो मृदा क्या है कि मृदा नम है, वो कई स्थान से सूखी हुई भी है, कई जगह नम भी है। तो इस प्रकार गीलापन कम होने के कारण से क्या है कि बीज के कांटेक्ट, बीज की पहली अवस्था क्या होती है, जल का अवशोषण करना। तो बीज के कांटेक्ट में यदि जल नहीं आया तो वो बीज एज इट इज पड़ा रहेगा, ऐसा कैसा पड़ा रहेगा और वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने को 20% एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि अपने यदि 20% जो बीज है नहीं उगे तो भी अपनी जो बीज दर है या पौधे से पौधे की संख्या है या कतार से कतार की दूरी है वो मेंटेन हो सके। तो इस प्रकार है वो बीज दर को अपन काम में लेते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये तो शुष्क खेती की हो गई। अब करते हैं अपन मिश्रित फसल। मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग है ना, ये दिया गया था तो ला फील्ड जे खोज करता है, इसके खोज करता। अब ये देखो दो टर्म होते हैं, एक तो होती है मिक्स्ड फसलें और एक होती है मिक्स्ड, एक तो होती है मिश्रित फसलें और एक होती है मिश्रित खेती। एक तो होती है मिक्स्ड फार्मिंग और एक होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें डिफरेंस क्या है, मिश्रित फसलें, फसलों का मतलब ये है कि फसलों को एक जगह मिक्स करके या एक जगह मिश्रित करके अपन बुआई करना, सिंपल सी बात है। अब मिश्रित खेती की बात करते हैं अपन, मान लो मिक्स्ड फार्मिंग की, तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसकी क्या परिभाषा रहेगी बेटा, उसकी परिभाषा ये रहेगी। तो अपन जैसे मान लो कि 10 हेक्टेयर का खेत है और उस खेत पे अपन ने क्या है कि जो सब्जियां भी लगा रखी है, फल वृक्ष भी लगा रखे हैं, खाद्यान्न फसलें भी हैं, कुछ एरिया में अपन ने घास भी कर रखी है, कुछ एरिया में अपन चारे वाली फसल भी है, पशुपालन भी है, कुछ एरिया में अपन ने मुर्गी पालन भी कर रखा है। मतलब सभी खेती के कंपोनेंट को अपन एक ही जगह एक ही स्थान पर रनिंग करना उसको कैरिड आउट करना, वो सभी किस में आते हैं, मिश्रित खेती में आते हैं। और मिश्रित फसल का मतलब होता है फसलों को एक जगह मिक्स करके या उसको मिश्रित करके अपना बुआई करना, वो क्या कहलाती है, मिश्रित फसल कहलाती है। मिश्रित फसल की परिभाषा की अपन बात करें तो एक स्थान पर दो या दो से अधिक फसलों को मिश्रित करके बोना। ठीक है, अब ये मिश्रित जो फसल है, मिक्स्ड जो क्रॉपिंग है, इसका क्या फायदा है भाई, अपन मिश्रित फसल बोल रहे हैं, इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि अपने को क्या है, ऐसा लगता है कि मान लो कि अपन ने 2 फसलों की बुआई की और ऐसा लग रहा है कि बारिश कम हुई है तो एक फसल है नहीं हो पा रही, या एक फसल है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसको बारिश पानी ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको वाटर की ज्यादा, जल की ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, इसलिए मान लो वो इजीली ग्रो नहीं हो पा रही। लेकिन अपने यदि बीच में कोई दूसरी फसल बोई है तो वो ड्राई फार्मिंग में, शुष्क खेती में इजीली ग्रो हो रही है, आसानी से उग रही है। तो अपने को क्या है कि उस एक फसल से उत्पादन न मिला तो अपन दूसरी फसल से उत्पादन लेकर के अपना काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार की जो फसलें होती है वो मिश्रित फसलें कहलाती है। तो ये समझ में आ गया। भारत में यदि अपन बात करते हैं शुष्क खेती की, ठीक है, कुछ पॉइंट शुष्क खेती के हैं। भारत में कुल उत्पादन का 40% भाग शुष्क खेती से आता है, शुष्क खेती से होता है। तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है। भारत में जितना भी कुल उत्पादन हो रहा है उसका 40% है वो किस एरिया से आ रहा है, शुष्क खेती से ही आ रहा है। तो इसलिए अपने को शुष्क खेती पढ़ना आवश्यक है। 40 नियर अबाउट देख लो 40% पार्ट, मतलब आधा के आसपास पार्ट है वो किससे आ रहा है, शुष्क खेती से ही आ रहा है। तो इसलिए शुष्क खेती पढ़ना अति आवश्यक है। यदि अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का जो कुल उत्पादन होता है बेटा, किसका, राजस्थान का जो कुल उत्पादन होता है उसका 70% भाग, कितना,
70% भाग किससे आता है? शुष्क खेती से ही आता है। इसीलिए अपने को इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान के लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया होगा जो मिश्रित फसलें हैं, मिश्रित फसलें किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यही समझना है, ज्यादा कुछ डिटेल की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या होता है कि एक ही जगह एक ही खेत में एक ही समय में एक या एक से अधिक फसलों को इस प्रकार मिक्स करके या मिश्रित करके बोना, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि अपने जो रिवर्स कंडीशन है, जो विपरीत परिस्थिति है उसमें या सूखा की कंडीशन में अपने एक फसल का उत्पादन ले सके। तो उसका ये उद्देश्य होता है मिश्रित फसल का। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं, वो है अंतर सस्य फसलें। अंतर सस्य फसलें है ना, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग है ना, अंतर सस्य फसलें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये भी एक तरह का मिक्स, जो मिश्रित फसल है इसका ही भाग मान लो इसको। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित दूरी रखी जाती है, निश्चित कतारें रखी जाती है। जैसे मान लो कि अपन ने मक्का की है वो 5 कतारें रखी है, और फिर इसके अलावा मूंग की है वो 1 कतार बीच में रख दी। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक तो क्या मुख्य फसल रहती है ना, फिर उसके बाद में उसके गौण फसल हो गई, या फिर मान लो ये तो एक फसल हो गई, दूसरी फिर ये, दूसरी फिर ये, फिर वापस से पहली, फिर ये दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी। इस प्रकार क्या होता है कि निश्चित कतारों में इस प्रकार फसल को बोया जाता है कि जो मुख्य फसल से जो उत्पादन मिलने वाला था वो उससे ज्यादा उत्पादन अपने को मिले। जैसे मान लो अपने पूरा मक्का हुआ है, मक्के का उत्पादन है वो 40 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अब अपन उसी एरिया में मक्के के साथ है मूंग भी बुआई की है, ठीक है, तो मक्के का उत्पादन तो वही है, कितना है, वही 40 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन उसके साथ अपने को प्रोडक्शन किसका मिल गया, अपने को किसका मिल गया, मूंग का प्रोडक्शन और मिल गया। कई बार होता है क्या है कि मक्का है उस कंडीशन में नहीं हो सकता, जहां पानी की कमी होती है तो वहां नहीं हो पा रहा, तो उस समय क्या है कि यदि मक्के का उत्पादन नहीं हुआ तो अपने को क्या है मूंग से उसके बराबर उत्पादन हो जाएगा। तो इस प्रकार है जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, अंतर सस्य फसलें हैं। तो ये इस प्रकार, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल है वो है मक्का प्लस उड़द, है ना। ये क्या है, जैसे 2:2 में है। कहने का मतलब क्या है कि 2 कतारें हैं, ये मक्का की है, उसके बाद में है वो 2 कतार है वो उड़द की, फिर 2 मक्का की, फिर उड़द की। तो इस प्रकार है अपन क्या है कि निश्चित अनुपात में, निश्चित कतारों में अपन फसलों को इस प्रकार बोते हैं ताकि आपस में है वो किसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो ये सब अंतर सस्य के ही प्रकार है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, इसके अलावा अपन बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट और है वो है फसल चक्र। फसल चक्र के अलावा अपन अंतर सस्य की फसलों में कई प्रकार के जो भाग है उनकी बात करते हैं। जैसे मान लो कि सहचर फसलें, सहचर फसलें, सहचर फसलें ये पॉइंट है, ये अंतर सस्य का ही पॉइंट है। तो सहचर फसलों में क्या होता है कि फसलों को इस प्रकार साथ साथ बोना कि वो मुख्य फसल से जो उत्पादन होने वाला था उस मुख्य फसल के उत्पादन में न गिरावट होकर के और उस मुख्य फसल के उत्पादन के बराबर वो उत्पादन दे सके। तो इस प्रकार की जो फसलें होती है वो किसमें आती है, सहचर फसलें में आती है। और इसमें कोई आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है, आपस में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है। जैसे अपन बात करते हैं एग्जांपल के लिए गन्ना और आलू, गन्ना प्लस आलू, इसको यदि अपन बोलते हैं तो यदि गन्ने से जो उत्पादन होने वाला है उसके बराबर है वो आलू का उत्पादन भी हो सकता है। मुख्य फसल के अलावा गौण फसल है वो इतना उत्पादन दे सकती है कि मुख्य फसल के उत्पादन बराबर उत्पादन हो सकता है। तो वो है सहचर फसलें, ये समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं रक्षक फसलें, गार्ड क्रॉप, ये कंपेनियन क्रॉप थी। रक्षक फसलें, गार्ड क्रॉप। देखो अपन क्या करते हैं, गार्ड क्रॉप होती क्या है कि जैसे मान लो गार्ड का नाम सुना होगा साधारणतः, गार्ड स्कूल में बाहर गार्ड है वो क्यों लगाते हैं, रक्षा के लिए। भाई कोई है वो अनावश्यक है, कोई किसी प्रकार के कोई एक्टिविटी नहीं हो, किसी प्रकार से कोई एंटर न कर पाए, या अपन एटीएम के बाहर या बैंक के बाहर को गार्ड होता ही है ना। तो इसी प्रकार ये क्या है कि अपने कोई मुख्य फसल होती है, ठीक है। ये जैसे मान लो अपना फील्ड है, यहाँ पे अपन ने क्या है कोई मुख्य फसल बो रखी है,
ठीक। अब अपन क्या करते हैं कि कुछ कतारें हैं वो दूसरी फसल की अपन इसके चारों तरफ बुआई कर देते हैं। अब होता क्या है कि कई बार कोई फसल है वो पशु खाना भी उसको पसंद नहीं करते, तो मान लो वो फसल यहाँ पे लगा रखी है, तो आते ही पशु आते क्या है इसको खाना पसंद नहीं करेंगे और इसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है कि मान लो कि अपन यदि कपास की बात करते हैं, कपास में क्या है कि बीटी और नॉन बीटी दो प्रकार की आती है, ठीक है। तो बीटी जो कपास होती है वो कपास के खेत के चारों तरफ है कुछ लाइनें हैं वो बीटी के लगा देते हैं, ठीक है। तो बीटी की लगाते ही क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया जैसे बोलवर्म है वो अटैक करता है, तो इसके अलावा वो इसी पे अटैक करता है, ठीक है। और जो अंदर की जो फसल है वो अपने आप ही सुरक्षित रह जाती है, तो इतना ही अटैक करके वो रुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार है ये गार्ड क्रॉप का काम करती है। और इस गार्ड क्रॉप में क्या होता है कि जैसे गन्ने के चारों ओर सनई है ना, गन्ने के चारों ओर सनई की फसल, सनई की फसल, इसमें क्या होता है कि जैसे गन्ने में क्या है कि पायरेला रोग होता है, ठीक। तो ये यदि अपन ने सनई उगा रखी है तो इस प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, इस प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, तो ये रक्षक फसलें हैं, ये समझ में आ गई। अब अपन इसी के जो अंतर सस्य के हैं वो और पॉइंट है, ये सभी अंतर सस्य जो फसल है इसी के एग्जाम्पल है। अब अपन बात कर रहे हैं कि इसमें और कुछ पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं अपन। एक अविराम खेती, अविराम खेती, ठीक है, इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। ये किसके द्वारा दी गई थी? एस बेंस, है ना, इसका क्या था, खोज करता था। ये क्या होती है? अविराम, अविराम, विराम का मतलब क्या होता है? आराम, ठीक है। अब आराम किसको देना है अपने को? खेती को, तो जमीन को आराम देना है। तो अविराम मतलब बिना आराम दिए अपन बार बार खेती करें, मतलब उसको बिल्कुल भी खेती को खाली न छोड़े। अपन ने कभी खो खो खेला है ना, उसमें क्या करते हैं कि अपन किसी के मारते हैं, फिर वो आगे जाके दूसरों को मारता है, फिर तीसरों को मारता है, इस प्रकार से जो रनिंग चलती रहती है। या आपने देखा होगा कि कोई रिले दौड़ लगाते हैं ना, कोई झंडा लेकर के और जाता है, फिर दूसरे को पकड़ा देता है, फिर वो तीसरे को पकड़ा देता है, फिर चौथे को पकड़ा देता है, तो इस प्रकार से एक राउंड होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये पहली फसल है, ये 1 नंबर फसल है, इसके अपन ने क्या किया है? बुआई की, ठीक है, बुआई की, और ये इतने दिन बाद में क्या हो गई? कटाई हो गई, ठीक, ये पहली फसल ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कटाई होने वाले दिन है उससे पहले अपन दूसरी फसल को बो दे, ठीक है। या फिर अपन क्या करते हैं, कटाई होते ही जस्ट इस फसल को या तो इस प्रकार हो जाए या इस प्रकार हो जाए, दोनों में से कोई सा भी एक प्रकार हो सकता है। जैसे मान लो ये इस प्रकार है, वो बुआई कर दी अपन ने, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दूसरी फसल है, इसकी अपन ने क्या की? बुआई कर दी, और पहले की क्या चल रही है? कटाई चल रही है। फिर उसके बाद में क्या है? तीसरी की कटाई हो रही है, जैसे दूसरी की है वो कटाई हो जाएगी और तीसरी की है वो बुआई हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि अपने को बिल्कुल भी है जमीन को खाली नहीं छोड़ा और बार बार अपने खेती की। ये भी हो सकता है जो रिले क्रॉपिंग में अपन कटाई के तुरंत बाद भी बुआई कर सकते हैं, ये भी इसी का ही प्रकार है। तो इस प्रकार रिले क्रॉपिंग है वो समझ में आ गई भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये बहुत ही इजी है। रिले क्रॉपिंग में ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। अब देखो अपन क्या है, थ्योरी के फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं एक तरह की, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो इसका खोज करता है, ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि रिले दौड़ या रिले जो दौड़ होती है या रिले जो प्रकार की जो खेती होती है, या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि एक ही साल में लगातार खेती करना बिना कुछ टाइम दिए, या ऐसे हो सकता है कि प्रथम जो फसल है उसकी कटाई और दूसरी फसल की जो बुआई है वो कटाई से पहले करने की खेती को क्या कहते हैं, या किस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, या रिले प्रकार की जो दौड़ होती है उस खेती का निम्न में से उदाहरण है। तो आप कहेंगे सहचर फसलें, रक्षक फसलें, अविराम खेती, ये इसके अलावा अपने
जो या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार है वो आपको ध्यान में रखना है। अविराम खेती, ये समझ में आ गया होगा। बिना आराम दिए जो खेती करना अविराम खेती कहलाता है। आराम किसको? जमीन को। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके बाद में एक पॉइंट और है, उसके बारे में बात करते हैं, उसको कहते हैं बहुमंजिली, बहुमंजिला खेती। इसको बोलते हैं मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। देखो बहुमंजिला का मतलब क्या होता है कि कई मंजिल मकान होना। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती करना क्या कहलाता है? जो बहुमंजिली खेती कहलाता है। अब क्वेश्चन ऐसे इसमें बनता कैसे? ठीक है, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि वह स्थान जिसपे, वह स्थान या वह समय जिसमें एक के बाद एक खेती करना, मतलब एक फसल है उसके जस्ट उसके साथ ही दूसरी खेती करना, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि अलग अलग जो स्थान है या अलग अलग स्थान है उस पे एक ही समय में एक से अधिक फसलों को बोना, वो क्या कहलाता है? बहुमंजिली खेती कहलाता है। अब इसके जो समझ लो आप, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि ये इस प्रकार है। ठीक है, ये नारियल का पेड़ है। ठीक है, अब ये नारियल का पेड़ है, इसके नीचे अपन क्या है कि केले लगा सकते हैं, जो इसकी छाया में है। इसके साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं? केले लगा सकते हैं नारियल के साथ। अब इसके अलावा क्या होता है कि इसकी छाया में अपन क्या लगा सकते हैं? कोई भी है वो अदरक का पौधा लगा सकते हैं, या अदरक, या फिर अपन बोल सकते हैं हल्दी। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपन बेल पे क्या है कि काली मिर्च भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि एक ही स्थान पे इसकी छाया में है वो तीन, जो एक अपन नारियल बोया था इसकी जगह है अपन ने 3 फसलें और साथ साथ में ले ली। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं बहुमंजिली। बहुमंजिली अपने आप ही हो गया, ये एक मंजिल है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो बहुमंजिली या मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग कहलाती है। ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? बहुमंजिली खेती कहते हैं डियर। ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं फसल चक्र। फसल चक्र बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा कुछ रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। फसल चक्र के लाभ के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से है वो फसल चक्र के क्या क्या लाभ है, या ऐसे पूछे जा सकते हैं कि फसल चक्र में है निम्न में से कौन सी फसल को लिया जा सकता है। सामान्यतः आपको इतना ध्यान रखना है कि फसल चक्र में है दलहनी फसल होना अति आवश्यक है। पहला पॉइंट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फसल चक्र में क्या है? दलहनी फसल होना आवश्यक है। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। देखो यहां 2 पॉइंट बनते हैं, एक तो होता है लैंड रोटेशन, ठीक है, एक होता है क्रॉप रोटेशन। ठीक, एक तो होता है फसल चक्र और एक होता है मृदा चक्र, है ना। ये आपने क्रॉप लैंड रोटेशन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्र है, ये तो पढ़ा ही होगा। लैंड रोटेशन में क्या होता है कि पहले क्या है, भूमि है वो ज्यादा होती थी, तो भूमि ज्यादा होती थी तो वहां क्या है कि जैसे ही फसल वो फल जो वृक्ष है उनको काट लिया जाता था और वहां फसलें करते थे। फिर उसके बाद में उस जमीन को छोड़ देते थे, फिर अगली बार है वो वृक्षों को तो काट लेते थे, फिर उसके बाद में फसलें करते। तो इस प्रकार की जो लैंड का रोटेशन होता था, मतलब भूमि का है वो चक्र के रूप में है वो रोटेट होता था, तो उसको बोलते थे अपने लैंड रोटेशन। और ये क्या है? फसल चक्र, मतलब फसल को है इस प्रकार चक्रित करना। कहने का मतलब है, इसकी परिभाषा की अपन बात करते हैं कि फसल को इस प्रकार बोना या फसल को इस प्रकार चक्र के रूप में बोना ताकि मृदा की है वो उर्वरता शक्ति बनी रहे। कहने का मतलब ये है कि एक या एक से अधिक फसलों को इस प्रकार लेना, एक ही स्थान पर एक ही समय में एक या एक से अधिक फसलों को इस प्रकार लेना कि मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहे और उत्पादन अधिक से अधिक हो। इस प्रकार का जो चक्र होता है उसको फसल चक्र कहते हैं। अब इस फसल चक्र में क्या होता है दोस्तों, ये है कि आपको इतना कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि फसल चक्र में निम्न में से मुख्य कंपोनेंट है। तो मुख्य कंपोनेंट की बात करते हैं, तो मुख्य कंपोनेंट क्या है? दलहनी फसल का होना, दलहनी फसल का होना, ठीक है, ये बहुत ही अति आवश्यक है। अब फसल चक्र जैसे मान लो कि अपन ने क्या है कि बाजरा की बुआई की, ठीक है,
फिर उसके बाद में अपन ने चना लिया रबी में, फिर उसके बाद में अपन ने जायद में फिर मूंग ले लिया, है ना। या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि अपन ने क्या है जो खरीफ का मूंग ले लिया, फिर उसके बाद में अपन ने क्या है गेहूं ले लिया। तो ये जो ये इंडिकेशन होता है ना, ये चक्र का होता है, इसके बाद में ये फसल लेना, ठीक। तो ये जैसे मान लो ये खरीफ में लिया, फिर उसके बाद में ये रबी में ले लिया और ये जायद में ले लिया, तो इस प्रकार का एक वर्षीय फसल चक्र हो गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय या त्रिवर्षीय फसल चक्र भी होते हैं, 3 प्रकार के फसल चक्र होते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो इंडिकेशन आते हैं वो फसल चक्र के होते हैं, और इस फसल चक्र में फसल चक्र के लाभ पूछे जा सकते हैं और फसल चक्र के उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। उद्देश्य में ऐसा कोई लंबा चौड़ा कोई बोर्ड की जैसे कुछ नहीं है, ऐसे आ सकते हैं जैसे निम्न में से है फसल चक्र के लाभ है ना। तो लाभ का मतलब ऐसा आ सकता है कि मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है, उत्पादन अधिक से अधिक मिलता है, और इसके अलावा है कि मृदा का सदुपयोग होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें एग्जाम जो ऑप्शन रहेगा आपका उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार है वो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब इसमें क्या है कि एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है चक्रीय सघनता। चक्रीय सघनता, है ना। रोटेशनल इंटेंसिटी, रोटेशनल इंटेंसिटी, चक्रीय सघनता। इसका मतलब ये है कि फसल चक्र को अपन किस प्रकार से अपन चक्रों में बोते हैं, कितने वर्षों को अपन ले रहे हैं, है ना। तो इसका यदि अपन बात करते हैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में ये है कि फसलों की संख्या, है ना, चक्रीय सघनता बराबर फसलों की संख्या डिवाइड वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या इनटू 100। ये इसका सूत्र है। यदि इसका एग्जांपल करके आपको बताते हैं, जैसे मान लो कि ये एग्जांपल ले लो, है ना। तो कितनी फसलें, फसलों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। तो एक वर्ष में कितनी है, 3 फसलें, ठीक है। और वर्षों की संख्या, तो ये कितना वर्ष का है, ये फसल चक्र ये 1 वर्ष का है, ठीक है। तो वर्षों की संख्या 1 × 100। तो इस प्रकार क्या है, 300% क्या है इसकी जो चक्रीय सघनता है उस एरिया की या उस किसान। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार है वो अपन निकालते हैं रोटेशनल इंटेंसिटी, चक्रीय सघनता। तो इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताओ। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, एक शब्द और आता है, वो आता है फसल सघनता। ये तो चक्रीय सघनता है, अब आता है फसल सघनता। तो ये चक्रीय सघनता समझ में आ गई होगी आपको, रोटेशनल इंटेंसिटी। अब इसके बाद में आता है, वो आता है आपको ये तो रोटेशनल इंटेंसिटी था। इसके बाद में आपका आएगा, वो आएगा फसल सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। इसको शॉर्ट में CI बोलते हैं ना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि अपन जो अपने पास एरिया है, तो कौन कौन से एरिया या अपने कौन कौन से क्षेत्र में अपने कौन कौन से फसलें बोइए, कुल जो बोया गया क्षेत्रफल कितना है और शुद्ध क्षेत्रफल कितना था, ठीक। तो इसमें अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फसल सघनता बराबर कुल बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल डिवाइड कुल क्षेत्रफल, या इसको बोलते हैं शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध क्षेत्रफल इनटू 100। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो यदि 1% से ज्यादा होनी चाहिए हमेशा ही। यदि 1% से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि वो जो फसलें ले रहे हैं वो अपने लिए लाभप्रद नहीं है। अब इसमें जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी में, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जैसे मान लो कि अपना पास ये है एरिया है, ठीक है, और ये कितना है, 10 हेक्टेयर का एरिया है, ये 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। अब कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या है कि मान लो कि अपने इसमें से जो 9 हेक्टेयर है उसको अपन ने क्या कर दिया, बुआई कर ली, ठीक है। और जो 1 हेक्टेयर एरिया है उसको अपन चारे के रूप में पशुओं के लिए रख लिया, है ना, जो चारागाह के रूप में रख लिया। तो इसमें कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 9, और शुद्ध कितना था, 10 हेक्टेयर × 100।
ठीक। तो इस प्रकार करते हैं तो इसकी कितनी है 90%। तो इस प्रकार है वो फसल की जो सघनता है। यदि अपन बात करते हैं इसके अलावा कुछ पॉइंट है कि न्यूनतम है वो सकल क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो किसकी होती है, एकल पद्धति की होती है, एकल पद्धति फसल की होती है। मतलब जो मोनोक्रॉपिंग करते हैं उसकी क्या होती है, मैक्सिमम सियाई होती है। यदि अपन फसल संघनता मैक्सिमम की बात करते हैं, अधिकतम है ना, ये मिनिमम है कि कम से कम है, वो जो मोनोक्रॉपिंग है उसकी है वो न्यूनतम क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अधिकतम क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो ये अधिकतम क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो नियर अबाउट है वो अपनी कितनी हो सकती है, वो 400% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, 400%। ठीक है, मैक्सिमम आपको इतना ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो सियाई है वो 400% हो सकती है, और ये मिनिमम क्या है जो एकल पद्धति है वो न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार से ये शुष्क खेती का चैप्टर है वो आपका नियर अबाउट कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल चीजें आपको समझना है, और इसमें से जो मेन चीज बताई है वही आपको याद करनी है। इसके अलावा ज्यादा कुछ रटने की, ज्यादा कुछ भागदौड़ करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों अपन लेके आएंगे वो नया चैप्टर, नया पॉइंट लेके आएंगे। इस क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपका जो फॉर्मूला वगैरह इसका।